सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होगे और मज़े कर रहे होगे। तो चलो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करती हूँ, मैं चलती हूँ अपनी स्टोरी की तरफ। तो हमारी स्टोरी के स्टार्टिंग में हम कैड्रे मैंशन देखते हैं, जहाँ राफेल बड़ा ही सीरियस था और ये बड़े ही खुले कपड़े पहनता है भाई, और एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। तब बेस्टन उसे बताता है कि अगर ये विस्काउंट किलियन के बारे में है तो भले ही आपने बाजी क्यों ना पलटती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़रूर ही इस मैटर को अच्छे से फिगर आउट करने की कोशिश तो ज़रूर करेगा। और बाकी की बात तो आप तो इस फैमिली के हेड बन चुके हो, तो इसलिए अब से आपको ही इस सब की अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। और वेस्टर्न ने अपनी बात बताकर ख़त्म कर दी। और उसकी बात सुन राफेल कहता है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे वो सारी अथॉरिटी सौंप देंगी। और राफेल की बात सुन बेस्टियन वो एक आ भरता है और कहता है, खैर वो डिसीज़न लेने में काफ़ी तेज़ और सक्षम थी, वो सिचुएशन को अच्छे से समझ गई। और खैर अब तो आप कैड्रे फैमिली के रियल हेड हो, है ना। और बेस्टियन की बात मानकर राफेल वो कहता है, तुमने सही कहा लियो फ्रांसिस। और उसने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आग में फेंक दिया था। और वो कहता है, क्योंकि मैं अपने इनकॉम्पिटेंट फादर से पूरी तरीके से डिफरेंट हूँ। और हाँ, क्या वो वर्तमान में कैपिटल के बाहर स्थित मैंशन में आराम से अपनी पेंशन का मजा ले रहे हैं। और उसकी बात सुनकर बेस्टियन वो उसे सल्यूट करता है और कहता है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं मेरे मास्टर। और उसकी बात सुन राफेल वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। अब वो कहता है, क्या आप उनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। तो राफेल वो कहता है, नहीं इतना काफ़ी है। इसके अलावा इस मैजेस्टी एम्परर से मुझे प्राइवेट मिलने के लिए टाइम को फिक्स करो, और मैं उनसे कल सुबह ही मिलना चाहूँगा, ठीक है। फिर वो अपनी यादों में खो जाता है कि डैरिल के सन इन लॉ लियो फ्रांसिस ड्यूक ऑफ कैड्रे में जब उनके बारे में सच्चाई सामने आई तब ऐसा लगता था कि मेरे पिता वो किसी औरत से प्यार करते थे। शादी के बाद भी वो उस औरत से मिलते रहे, और जब इस बात का खुलासा हुआ तो फिर कैड्रे फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और तब एक बार को तो मैंने भी। और फिर वो याद करता है, जब वो छोटा था तब उसने सोचा कि वो भी उस औरत का पता लगाएगा जिसे उसके पिता प्यार करते थे, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया कुछ फोर्सेस के इंटरफेयर करने के कारण। और तब वो याद करता है कि कैसे सब लोग वो उसे कहते थे कि ज़्यादा गहराई में ना जाओ, ये तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगा और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। राफेल की सोच के साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ एम्परर वो कह रहे थे, हेलो राफेल कैड्रे, मैंने सुना तुमने मेरी प्यारी प्रिंसेस की जान बचाई। वो बहुत खुश थे, क्योंकि तुम नहीं होते तो आज कायना अपनी लाइफ को खो देती। राफेल उसके सामने झुका रहता है। वो कहता है, नहीं मैजेस्टी, मैंने जो किया वो ही सही था। तो उसकी बात सुनकर एम्परर वो हंसते हुए कहते हैं, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। तो क्या तुम यहाँ कोई रिक्वेस्ट लेकर आए हो। तो राफेल वो कहता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रिंस रिजर्व को कोई भी पनिशमेंट ना दे। उसकी बात सुन एम्परर शॉक होते हैं। वो उससे कहता है कि भले ही उन्होंने आपकी बात को डिसोबे किया हो, लेकिन किडनैपिंग के केस में उन्होंने आर्मी को लीड किया। और हमारे राफेल की बात सुन के एम्पर वो तो बहुत शौक में था कि राफेल अभी क्या बोल रहा है, लेकिन फिर वो अचानक से हंसने लगता, कहता हाँ। और हम देखते हैं वो कहता है, क्या ये कायना की रिक्वेस्ट है। तो उसकी बात सुन राफेल वो थोड़ा शौक होता है, और वो कहता है कि अगर प्रिंस अपेयर नहीं होते तो वो लोग कभी भी नहीं पकड़े जाते, वो सारे के सारे किडनैपर्स उनकी हाई सेल्फ स्टीम के साथ। और वो इतना बोला ही था कि तभी एम्परर राफेल की सारी बातों को इग्नोर कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, और हंसते हुए कहते हैं, तुम तो बहुत ही भोले हो राफेल कैड्रे, अब मैं क्या बोलूँ। तुम इतने बेवकूफ़ ज़रूर होगे कि कैड्रे डची को लीड करने के लिए, जैसा कि तुम्हारी माँ ने किया था, राइट। एम्परर की बात सुन राफेल को कुछ समझ नहीं आता। वो मन ही मन सोचता है, क्या अचानक से एम्परर को क्या हो गया है। तो एम्परर वो कहता है, ऐसा लगता है इन दिनों कायना वो प्यार में है ना। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की में बदल चुकी है। वो एक छोटी सी बच्ची से एक शाही परिवार की महिला में बदल रही है, मानो वो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती हो। इतना कहने के बाद वो एक नज़र राफेल पर डालते हैं और हंसते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो राफेल कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए योर मैजेस्टी, मैं बस इतना कहना चाह रहा था। लेकिन वो तभी रुक जाता है, और मैजेस्टी वो कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो ड्यूक, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ
जो कि तुम नहीं जानते हो। वो उसके कान के पास जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं ये रजब था जिसने उस दिन कायना को जहर दिया। यहाँ तक कि कायना भी इस बारे में जानती है। ये बात सुन राफेल शॉक होता है। वो सोचता है क्या रजब वो अपनी बहन कायना को जहर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और एम्परर कहते हैं कि कायना वो सोचती है रजब चेंज हो सकता है, वो उसे लगातार प्यार और केयर कर रही है। मेरा मतलब वो अपने भाई को उसे जहर देने के लिए माफ़ करने की कोशिश कर रही है। ये बात सुन एम्परर की राफेल सोचता है व्हाट द हेक, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। और वो कहता है वेल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों भाई बहन हैं जो हमेशा ही एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना। की बात सुन एम्परर हंसता है जो लोग इंपीरियल फैमिली के ब्लड को शेयर करते हैं ना, वो लोग ब्लड या फिर प्यार दोनों से ही बंधे नहीं होते हैं। अपार शक्ति के पहले इसी चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं और धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। राफेल लेकिन अगर ये तुम हो तो। लेकिन राफेल तो पूरा शॉक में था एम्परर की बातें सुन के। एम्परर कहते हैं मुझे लगता है कि मैं तुम पर ये सारी चीज़ें छोड़ सकता हूँ, है ना। तो एम्परर की बात सुन राफेल को बहुत गुस्सा आता है। राफेल अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहता है योर मैजेस्टी, आपको अच्छे से पता है कैडर डची वो बहुत पावरफुल फैमिली है। आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, और मैं क्या बन सकता हूँ। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि प्रिंसेस क्या वो खतरे में है। और वो हमारी प्रिंसेस के लिए बहुत वर्ड था। तो एम्परर कहते हैं यहाँ तक कि क्या तुम मुझ पर बिलीव करते हो। राफेल कहता है क्या विरोधाभास है। एम्परर उसकी बात सुनकर हंस देते हैं और फिर कहते हैं राफेल मेरी बात ध्यान से सुनो। राफेल उनकी बात बहुत ध्यान से सुनता है। एम्परर कहते हैं ये प्रिंस रजब के बारे में है। तो राफेल कहता है हाँ बोलिए। वो कहते हैं प्रिंस रजब वो मेरा बेटा नहीं है, सुने ना तुमने। एम्परर की बातें सुन राफेल पूरा शॉक, वो पूरा ब्लैंक हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हकलाते हुए कहता है योर मैजेस्टी, ये सब क्या था। वो कहता है कि अगर प्रिंस रजब वो एम्परर का बेटा नहीं है तो फिर वो किसका बेटा है, उसके फादर कौन है। वो यही सोच रहा था। तब एम्परर वो कहते हैं वेल हम तो उसका चेहरा देखकर ही बता सकते हैं क्या कि वो किसका बेटा है। एम्परर की बातें सुन राफेल पूरा शॉक था। एम्परर कहते हैं वो बच्चा ना तो मेरी तरह दिखता है ना तो क्वीन की तरह। वो हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं दैट्स राइट, तुमने बिल्कुल सही सोचा। अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल उसी पर्सन की तरह दिखता है, सेम टू सेम टिटो कॉपी। वो तुम्हारे फादर हैं। ये बात सुन तो राफेल के ऊपर पूरी बिजली गिर जाती है, वो पूरा शॉक। बात तो अलग ही निकल गई। राफेल रजब का भी भाई है और कायना का भी। हमारा राफेल तो दिए गए एम्परर के शौक से पीछे पास्ट में चला जाता है। वो याद करता है जब वो आया था अपने फादर के कमरे में और वो बहुत शॉक था क्योंकि उसके फादर ने बोला था क्या हो गया। और वो बिल्कुल शॉक में था क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे रूम में बिल्कुल भी एंटर ना करना। और वो बड़े गुस्से में थे। और तब वो तो बिल्कुल रजब की तरह दिखते थे, सॉरी रजब इनकी तरह दिखता था, लाइक फादर लाइक सन। एम्परर की बातें राफेल को सुई जैसी चुभी थी। वो अंदर तक हिल चुका था, पूरा पसीना पसीना हो रखा था। एम्परर कहते हैं कि तुम्हारा फादर ही क्वीन का लवर था राफेल। एम्परर बोलते हैं कि क्वीन ने कायना को जन्म दिया था, उसके बाद वो साउथ चली गई थी स्वस्थ होने के लिए, जहाँ का मौसम अक्सर गर्म रहता था। और उस दौरान एक भयानक गलती का जन्म हुआ था, वो था रजब। एम्परर की बातें सुन राफेल पूरा पसीना पसीना। वो सोचता है कैसे, आखिर कैसे, ये सब कैसे हो सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो बेचारा बहुत दर्द में था। एम्परर कहते हैं देखो मैंने कभी रजब के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो हमेशा मेरे बेटे होने का प्रिटेंड करता है और क्योंकि एक अकेले बच्चे को नहीं बड़ा कर पाया मैं, एज रिजल्ट उसने रॉयल फैमिली को अंत में पॉइजन दे दिया और इस समय वो अपनी बहन की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा है। और एम्परर की ये सारी बातें सुन राफेल सोचता है कितनी गंदगी है, यहाँ तक कि मुझे भी इन सब पे बिलीव नहीं हो रहा। वो सोचता है लेकिन नहीं, अब मुझे ये बात पता चल गई है कि और रॉयल हाइनेस वो हमारी कायना के बारे में सोचता है कि आखिर क्यों हमारी कायना वो सीक्रेटली सही टाइम का वेट क्यों कर रही है और भागने के लिए। वो सोचती है कि इस वर्ल्ड में ऐसी जगह जहाँ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारी कायना का वही चेहरा याद करता है। वो कहता है कि उस टाइम पर वो कम्प्लीटली एस्केप कर जाएंगी जब उन्हें सही मौका मिलेगा। और एम्परर कहता है मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं जीने के लिए और मैं कहूँ तो कि मुझे दो में से किसी एक को चुनना पड़े ना तो मैं हमेशा कायना को चुनूंगा। और एम्परर की बातें सुन राफेल वो अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है कि मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है योर मैजेस्टी। और राफेल की बात सुन वो एम्परर कहते हैं कि बोलो
तुम्हारी और कौन सी रिक्वेस्ट है? तो राफेल वो कहता है कि प्लीज़ आप प्रिंसेस को ना अपने सक्सेसर के रूप में ना चुनिएगा। मैं कहना चाहता हूँ बल्कि आप उसको सक्सेसर के बदले एक सक्सेसर की सारी पावर दीजिएगा, क्योंकि अगर हर हाइनेस एक सक्सेसर बन गई ना तो ज़रूर उन पे अटैक होने लगेंगे। लेकिन अगर वो सक्सेसर नहीं हुई, और वो हमारी कायना का चेहरा याद करता है, वो कहता है तो वो सिर्फ अगर पोजेस करती हैं पावर को तो फिर तो आप जानते हैं लोग उन्हें मारने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें हार्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। और राफेल के पास एम्परर हंसते हुए कहते हैं तुम्हारा मतलब मैं कायना को उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर दूं? और राफेल कह रहे मैं कितना लकी हूं ना कि तुम मेरी बेटी के प्यार में पड़े, है ना? और वेल, और फिर वो अपनी नज़रें पैनी कर लेते हैं और कहते हैं कि अब समय आ गया है कि मैं इस पर्दे को नीचे गिरा दूं। पर्दा नीचे गिरता है, वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला की पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। ये पेंटिंग और किसी की नहीं बल्कि हमारे कायना की माँ की थी, क्वीन की। एम्परर कहते हैं कि तुम अपने नरक से इन सारे दर्द तकलीफ़ों को महसूस करो कि कैसे तुम्हारे द्वारा किए गए अन्याय का अंत होता है। सीन शिफ्ट होता है। राफेल बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि रजफ ने पूछा था कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ ड्यूक, और वो बहुत खुश होता है कि राफेल उसके लिए बाहर आया, उसके लिए बात की। वो सोचता है, वो कहता है कि तुमसे एम्परर ने क्या कहा? तो हमारा राफेल कुछ नहीं कहता, इनफैक्ट उसको गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझ चुका हूँ कि हिज मैजेस्टी का क्या मतलब था। तो रजफ वो कहता है टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। और वो हमारे राफेल वहाँ से जाने लगता है। तब रजफ वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये किसी को बचाने के लिए जल्दीबाजी में सब कुछ अरेंज किया गया था। तो हमारा राफेल वो कहता है मैं सच बताऊँ मैं इसमें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। और राजकुमारी की मदद के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा योर हाइनेस, लेकिन समय थोड़ा तेज़ हो गया है ना? और उसकी बात सुन राफेल की रजफ बहुत ज़्यादा शॉक था। और फिर वो कहता है कि तो ये भी हुआ था, है ना? और वो हमारे राफेल के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है ऐसा लगता है ड्यूक पर किसी का एहसान है ना? और वो कहता है देन फिर मैं और आप दोनों बाद में मिलते हैं। तो वो वहाँ से चला जाता है और हमारा राफेल वो वहाँ से जाने लगता है। और उसके जाने के जस्ट बाद हमारा जर्मी वहाँ से निकल कर आता है और वो थोड़ा घबराया हुआ था और वो सीधे राफेल को पकड़ लेता है। हमारे राफेल को तो उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। जर्मी वो कहता है सर क्या आप ठीक हो? आपने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? क्या मैं वापस चलना चाहिए? राफेल कहते हैं नहीं, मैं कुछ देर के लिए एक पल के लिए कहीं रुकना चाहूँगा, वो है प्रिंसेस का पैलेस। वो याद करता है कायना, मैं इस वक्त तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सीन कायना के महल पर शिफ्ट होता है जहाँ पे एक फ्लावर वास होता है और एक कैंची पड़ी होती है और एक फ्लावर को लिया हुआ था हमारी कायना ने, जो कि बड़ा ही अजीब फ्लावर लग रहा था। कायना मुस्कुराते हुए वेरा से पूछती है कि इस फ्लावर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है वेरा, खूबसूरत है ना? कायना की बात सुन वेरा वो कहती है ओ हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका कलर वो बहुत वाइब्रेंट है, यहाँ तक कि इसकी वजह से ये और ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। वो मनी मन सोचती है एवेंट ग्रेट। और हमारी कायना उसकी बात सुन कहती है रियली में तुम सच कह रही हो ना? तो फिर पक्का हो गया कि इसका मेन पार्ट वो तो फ्लावर ही होने वाला है। उसके बाद से वेरा वो तो बड़ी घबराई थी। और हम देखते हैं कायना वो वहाँ पे बैठती है और चाय पीते हुए कहती है कि यहाँ पे ऐसे बैठना बहुत पीसफुल है। सच में बाहर बहुत सारा फस क्रिएट हो चुका है और अब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो बाहर सब कुछ कैसा होगा। और वो बहुत ही शांति से सब पूछ रही थी। तो उसके बाद सनवेरा वो सोचती है मैं कैसे बताऊँ। फिर वो घबराते हुए कहती है वेल हैडवर्टन किलियन के हाउस को सील कर दिया गया है और उसे सर्च किया जा रहा है। और सच बताऊँ तो उसके घर से ऐसा लगता है बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिली हैं और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें यानी प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और ऐसा लगता है कि हैडवर्टन किलियन से डील करना इतना आसान नहीं होने वाला है। और वेरा की बातें सुन कायना वो कहती है तो फिर ये तो अच्छी बात है। और वो वहाँ पर उस फ्लावर को पकड़ती है। फिर वो कहती है कि अगर तुम गिल्टी हो तो तुम्हें अपने कामों के लिए ज़रूर पे करना पड़ेगा। उसकी बातें सुन हमारी वेरा वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है ऑफ कोर्स प्रिंसेस, उसके लिए उसके जैसे आदमी को ना अगर डेथ पेनल्टी भी मिल जाए तो वो भी उसके लिए वो काफ़ी नहीं होगा। लेकिन उसका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ग्लूमी हो गया था। वो कहती है लेकिन अगर योर हाइनेस ठीक है तो फिर मैं भी ठीक हूँ। और उसके फेस का रिएक्शन ग्लूमी क्यों हुआ था वो था उसका वजह ये फ्लावर वास सच में बहुत बेकार लग रहा था। और हमारी कायना उसकी तरफ देखती है और खुश होते हुए कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत ही बेहतर महसूस कर रही हूँ और इसका शुक्रिया तुम्हें है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। वेरा वो घबराते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो कहती है वैसे अगर मैं इस बारे में आप सोचती हूँ योर हाइनेस तो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि क्या आपने अपना मन बदल लिया है क्या?
तो हमारी कायना सोचती है किस बारे में, तो वेरा वो कहती है कि अरे वही अपनी एज सेरेमनी को विदाउट गार्जियन के सेलिब्रेट करने के बारे में। वेरा की बातें सुन कायना वो कहती है तुम सही कह रही हो। वो सोचती है कि अगर ये लेडी एल्वियन नहीं होती, वो इतना सोच रही थी कि तभी वहाँ पर ओलिविया वो भागते हुए आती है, चिल्लाती है योर हाइनेस प्लीज़ इस पर एक बार नज़र तो डालिए। तो कायना और वेरा दोनों ही शॉक होती हैं और ओलिविया वो चिल्लाती है, कहती है ये फाइनली आ चुका है लेडी हमारी योर हाइनेस, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रही थी। कायना वो सोचती है कि मैं किसका बहुत टाइम से वेट कर रही थी, किस चीज़ का। तो हमारी ओलिविया वो चिल्लाती है, कहती है लेडी एल्वियन का आंसर आ चुका है। और उसकी इसी बात के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम बहुत ही खूबसूरत गार्डन देखते हैं कायना का, एज ऑलवेज खूबसूरत। हमारी कायना वो गार्डन में बैठती है और उस लेटर को निकालती है, बड़ी ही आराम से निकालती है और उसे पढ़ने बैठ जाती है, जहाँ पर लेडी एल्वियन ने लिखा था, मेरी प्यारी कायना, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो भले ही कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही ऑनर महसूस करती हूँ आपने मुझे याद रखा। मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि आप अपनी एज सेरेमनी को सेलिब्रेट करने जा रही हैं, लेकिन मुझे हमेशा आप पर गर्व रहेगा योर हाइनेस। अगर आपको मेरी हाइनेस को मेरी ज़रूरत है तो फिर चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं हमेशा आपके लिए मौजूद रहूँगी। और इस समय जब आप मेरा लेटर पढ़ रही हैं, हो सकता है कि मैं पहले ही टैलेंट गाँव पहुँच चुकी हूँ, तो एक और रात फिर हम एक दूसरे से दोबारा मिल सकेंगे मेरी प्यारी प्रिंसेस। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो इस पूरे समय मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी मेरी प्यारी प्रिंसेस। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ माय लिटिल प्रिंसेस। और उनका लेटर एंड होता है और हमारी कायना उस लेटर को बहुत ही प्यार से गले लगाती है और बहुत ही इमोशनल भी होती है। वो कहती है नैनी एट लास्ट मैं तुम्हें फिर से देख पाऊँगी। तभी वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है और उसके आहट सुन हमारी कायना वो सोचती है कौन आ गया मेरे गार्डन में मेरे बिना इजाज़त के। और तब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है राफेल वहाँ पर था। वो राफेल को देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है राफेल यहाँ क्या कर रहा है, वो भी मेरी बिना इजाज़त के, मैंने तो बुलाया भी नहीं। वो इतना सोच रही थी तभी राफेल वो कहता है कि योर हाइनेस से मिलकर मुझे बहुत ही सम्मान फील हुआ। तो हमारी कायना वो सोचती है क्या वो राफेल यहाँ कैसे आ गया। वो ऐसा सोच रही थी तभी वो एक जगह देखती है जहाँ पर वेरा और ओलिविया दोनों से माफ़ी मांग रहे थे अलग अलग इशारों से कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी गलती नहीं है, हमने उन्हें नहीं बुलाया, नहीं जाने दिया। तो हमारी राफेल की बात को सोचकर हमारी कायना सोचती है कि अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये उन लोगों की वजह से नहीं है, ये खुद ब खुद यहाँ आ चुका है। और वो उसे देखती है क्योंकि राफेल वहाँ आ चुका था ना। तो वो सोचती है कितनी अजीब बात है, ये हमेशा ही ऐसा तो नहीं करता था। वो सोचती है कि ये इन दिनों अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जो कि ये नॉर्मली नहीं करता। तभी हम देखते हैं राफेल कायना को अचानक से गले लगा लेता है। वो कहता है योर हाइनेस प्लीज़ मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके ऐसा करने की वजह से हमारी कायना वो तो शॉक्ड हो गई थी, अचानक राफेल को क्या हो गया। वो ब्लश भी कर रही थी और हमारा राफेल वो तो अभी भी उसको गले लगाया था। कायना कहती है राफेल सुनो ना। और राफेल वो अभी भी उसको गले लगाया था, उसके हाथ बहुत कांप रहे थे। कायना सोचते उसके हाथ क्यों कांप रहे हैं, वो भी थोड़ा परेशान हो गई थी। फिर एक आह भरती है वो और फिर अपने आप से राफेल को दूर करती है और कहती है रुकिए 1 मिनट, क्या हमें पहले बात नहीं कर लेनी चाहिए ड्यूक कैड्रे। कायना के मुँह से अपने लिए ड्यूक कैड्रे सुन हमारा राफेल पूरा शॉक हो जाता है कि कायना ने राफेल के बदले ड्यूक कैड्रे कहा। वो कहता है मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मेरी अचानक की गई बदतमीज़ी के लिए, प्लीज़ योर हाइनेस। तो हमारी कायना वो कहती है पहले तो मैं आपको ड्यूक के टाइटल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी योर हाइनेस। अगर कुछ अनअप्रोप्रिएट है तो प्लीज़ मैं आशा करती हूँ कि योर ग्रेस मेरे साथ लीनियंट रहेंगे और जेनरस रहेंगे। और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर देती है। तो हमारा राफेल वो चुप रहता है, थोड़ा पॉज लेता है और फिर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। हमारी कायना वो शॉक हो जाती है कि राफेल क्या बोल रहा है। हमारा राफेल वो कायना की तरफ हाथ बढ़ाता है तो हमारी कायना वो अपना हाथ पकड़ती कहती है योर ग्रेस क्या हो गया। हमारा कायना का हाथ पकड़ता है राफेल, वो कहता है कि योर हाइनेस मैं इस टाइटल को होल्ड किया क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था योर हाइनेस। तो प्लीज़ मेरे से ऐसा डिस्टेंस मत बनाइए, प्लीज़ योर हाइनेस, प्लीज़ नॉर्मल बिहेव करिए। और उसने ये बात बहुत ही भोला फेस बना के बोला था। तो वो कहता है प्लीज़ बस मुझे राफेल बुलाइए। और उसके इसी वर्ड के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग को न्यू एपिसोड जल्दी जल्दी मिल जाएँ।
तो कमेंट में बताइएगा कि एपिसोड कैसा लगा। तो हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।